हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 19 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक। मैं आपको बता दूं, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। हमने इससे पहले के वीडियो में कवर किया है सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक, और इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 19 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 19 से। तो सेक्शन नंबर 19 में है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड सो। देखिए, कंसेंट जो भी पार्टी का कोर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ हो तो वो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है। यानी कि वो सामने वाली पार्टी जिसके साथ कोर्शन या फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मे, इफ ही थिंक्स फिट, इंसिस्ट that the contract shall be performed and that he shall be put on the position in which he would have been if the representation made had been true। वो चाहे तो वॉइड कर भी सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। और यही था हमारा सेक्शन नंबर 19। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 19A की ओर, जिसमें हमें दिया गया है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। When contract to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि वो पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है। सेक्शन नंबर 19 में बात हुई थी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और कोर्शन की। यहाँ पर बात की गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है सेक्शन नंबर 20, जिसमें दिया गया है एग्रीमेंट वॉइड वेदर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। When both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। इसे देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ए और बी दोनों का सौदा हुआ है। तो ए जो है वो बी से हॉर्स खरीदने की बात करता है, बी भी मान जाता है, लेकिन दोनों को भी पता नहीं होता कि जो हॉर्स है वो मर चुका है। तो ये क्या है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जिसमें दोनों भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर हो तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। आगे है सेक्शन नंबर 21, जिसमें है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट as a mistake of fact। not voidable क्योंकि वो कॉज किया गया था बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, लेकिन हम उस लॉ की बात कर रहे हैं जो इन फोर्स इन इंडिया है। अगर कोई फॉरेन लॉ है, लॉ का मिस्टेक है, तो वो वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation, the contract is not voidable। आगे है सेक्शन नंबर 22, जिसमें है cause contract caused by mistake of one party as to matter of fact। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact। देखिए, सेक्शन नंबर 22 में ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस वजह से वॉइडेबल नहीं होगा कि एक पार्टी जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर हो। सेक्शन नंबर 23, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, इसमें है फर्स्ट पॉइंट, कानून जिसकी मनाही करता है।
सेकेंड पॉइंट है वो किसी लॉ की प्रोविज़न को डिफीट करता हो, या थर्ड पॉइंट फ्रॉडुलेंट हो। फोर्थ पॉइंट इसमें है किसी को इंजूरी पहुंचाना या किसी की प्रॉपर्टी को इंजूरी पहुंचाना। फिफ्थ पॉइंट है कोर्ट जिसे इमोरल मानता हो या फिर वो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता हो। तो ये सब क्या है, इमोरल है। इससे जो मतलब ये जो कंसिडरेशन है वो इमोरल है, इमोरल ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 की। तो अब 24 से लेकर जो 30 तक बात है तो वो की गई है वॉइड एग्रीमेंट्स की। 24 में है एग्रीमेंट वॉइड इफ़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन और any part of any one of several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जिसका एक ही कंसिडरेशन हो, या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट जिसके कई सारे कंसिडरेशन हो, इन सब में अगर कोई भी पार्ट अनलॉफुल होता है तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। सेक्शन नंबर 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज़ रिटर्न एंड रजिस्टर और इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट बार्डेड बाय लिमिटेशन लॉ। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड अनलेस। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है it is expressed in written and registered under the law for the time being in force for a registration of documents and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other, or unless point number second it is a promise to compensate wholly or a part or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do, or unless point number 3 it is a promise made in written and signed by the person to be changed therewith or by his agent generally or especially authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt or which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of suits. In any of these cases such an agreement is a contract। देखिए सिंपल भाषा में समझ जाते हैं, कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वॉइड होता है तब तक, कब नहीं होता है मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में ये वॉइड नहीं होगा, यानी कि जिसमें ये आपको रिटर्न में देना होगा और रजिस्टर करना चाहिए लव एंड अफेक्शन के केस में। जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है अपने पेरेंट्स से उनके बच्चों को, तो वो लव नेचुरल लव एंड अफेक्शन में दी जाती है, तो इसके लिए जो कंसिडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है। और है पास्ट वॉलंटरी सर्विस, पास्ट में आपने कुछ वॉलंटरी सर्विस दी होंगी तो उसके लिए भी नहीं क्लेम कर सकते अगर चाहे तो। सेक्शन नंबर 26 में है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये है वॉइड। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। किसी भी पर्सन को मैरिज करने से रोकना माइनर छोड़ के, ये वॉइड है। सेक्शन नंबर 27 में है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी वॉइड है। Every agreement by which one is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। किसी को भी ट्रेड, बिजनेस या फिर लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकना, ये भी वॉइड है। इसमें एक एक्सेप्शंस है गुडविल का, आपके सामने आ रहा है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की। सेक्शन नंबर 28 में है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। इसमें पॉइंट ए है बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज़ रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हाई राइट्स अंडर
or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his right, or point B है which extinguishes the right of any party thereto or discharges any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specific period, so as to restrict any party from enforcing his rights is void to that extent. किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग से रोकना void है। आपके सामने ये पूरा सेक्शन नंबर 28 आ रहा है, एक्सेप्शंस भी है इसमें, तो आप इसे भी देख सकते हैं। 2 एक्सेप्शंस है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक के बाद एक स्लाइड आ रही है आपके सामने। अब है सेक्शन नंबर 29 जिसमें है वॉइडली एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, एग्रीमेंट्स the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। अगर जिसका मीनिंग सर्टेन ना हो या फिर उसे सर्टेन बनाया भी ना जा सके तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। इसका एक इलस्ट्रेशन बहुत बार आता है, हम भी उसे देख लेते हैं। ए और बी इनका एग्रीमेंट होता है जिसमें बी 100 टन ऑफ ऑयल बोलता है, लेकिन कौन सा ऑयल ये नहीं बताता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें क्लियरली बताया नहीं गया है कि कौन सा ऑयल चाहिए। अब बढ़ते हैं लास्ट हमारे सेक्शन नंबर 30 की ओर। सेक्शन नंबर 30 में है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग alleged to be won or any wager or entrusted to a person to abate the result of any game or other uncertainty event on which any wager is made। देखिए सट्टेबाजी जो है वो void होती है, इसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि हॉर्स रेसिंग में जो प्राइज़ दिए जाते हैं तो वो एक तरह की एक्सेप्शन है। वे ऑफ वेजर में उसका मतलब जो चीज़ होने वाली है उससे कोई इंटेंशन ही नहीं होता, बस इसमें हार जीत का मकसद होता है। अगर हारा तो प्राइज़ देना पड़ेगा और जीता तो प्राइज़ मिलेगा, बस यही इंटेंशन होती है वेजर में। तो ये क्या है, ये भी वॉइड है। आई होप आपको ये पूरा सेक्शन नंबर 30 तक समझ आ चुका है। हमने पूरा चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो अगर आप और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को भी लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।